हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 11 से 14 जुलाई के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 14 जुलाई है आज, और 14 जुलाई को क्या मतलब हिस्टोरिकल डे है या क्या इंपॉर्टेंस है इस दिन की, देख लेते हैं एक बार। आज है हैप्पी बेस्टिल डे। ठीक है, हैप्पी बेस्टिल डे कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। ठीक है, क्या हुआ था इस दिन? 14 जुलाई 1789, और 1789 आते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए क्या? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 5 मई 1789 को, 1789 को। ठीक है, 5 मई को शुरू हुई थी, और 14 जुलाई को क्या घटना घटी? ठीक है, एक बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख लेते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांस में उस समय 3 क्लासेस होती थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। पहली जो क्लास थी उसको बोलते थे क्लर्गी। क्या होते हैं? जो प्रीस्ट टाइप लोग होते हैं, सबसे ऊपर माने जाते थे। दूसरे नंबर पे नोबल क्लास, ठीक है, नोबल्स होते थे, और तीसरे पे होते थे कॉमन मैन। तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन मैन ही क्या करेगा? क्रांति करेगा। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। कब शुरू हुई? 5 मई 1789 को। और क्या हुआ? 14 तारीख को, 14 जुलाई को कॉमन मैन ने क्या किया? लुईस 16वें, मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन उस समय, जीएस में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार, कौन उस समय शासक था फ्रांस का? तो लुईस 16 या लुईस 16वां। ठीक है, लुईस 16। ओके, इसमें होता क्या है? लुईस 16 के खिलाफ जब कॉमन मैन क्रांति घोषित कर देता है, और क्या हो क्या रहा है? इकोनॉमिकली वीक होते जा रहे हैं कॉमन मैन। ठीक है, फ्रांस के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है, अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन उधर चल रही थी अमेरिका में, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में वो इंटरफेयर करना चाहता था। ठीक है, अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो। तो 14 जुलाई को होता क्या है? बेस्टिल डे। बेस्टिल थी क्या? एक जेल थी। उस जेल के अंदर क्या था? पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, और कॉमन मैन जाते हैं, कॉमन मैन जाके बेस्टिल के ऊपर धावा बोल देते हैं, और क्या करते हैं? सब जितने भी कैदी थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उनको छुड़वा देते हैं, और क्रांति और भी आगे बढ़ती है। ठीक है, इसको फ्रांस में मनाया जाता है। कहां से कहां तक? आर्क डी ट्राइम्फे। आर्क डी ट्राइम्फे क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि फ्रेंच भाषा है। यहाँ पे क्या हुआ था? लुईस 16वें को, ठीक है, लुईस 16वें को फांसी दी गई, फांसी नहीं सॉरी, बीहेडेड कर दिया गया था। बीहेडेड होता है सर धड़ से अलग कर देना। कब? 1793 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड होता है लुईस 16वें के अंत के बाद। ठीक है, तो आज 14 जुलाई को ये मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स हैज डायरेक्टेड इट्स पर्सनल टू डिलीट 89 मोबाइल ऐप्स? ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था चाइना की 59 ऐप्स हमने बैन कर दी थी। ठीक है, 69A जो हमारा क्या है, आईटी एक्ट जो बनाया है 2000 में, हमारा आईटी एक्ट आया था, उसके 69A धारा के तहत, सेक्शन 69A के तहत। तो अब क्या किया? आर्मी किस भारतीय रक्षा बल को क्या दिया गया है? ये 89 जो ऐप्स हैं ये यूज नहीं कर पाएंगे, इस तरह का सर्कुलर दिया गया है। तो किसको दिया गया है? नेवी को, या कोस्ट गार्ड को, या इंडियन आर्मी को, या इंडियन एयरफोर्स को? ठीक है, चलो मेरे मुंह से निकल ही गया था, तो यहाँ पे आपका सही आंसर है इंडियन आर्मी को। आर्मी पर्सनल्स को बोला है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम ये भी यूज मत कीजिए, पबजी भी मत कीजिए, और टिकटॉक तो बैन हो ही चुका है। ओके, क्यों? क्योंकि एक होता है एनक्रिप्शन, एक होता है डिक्रिप्शन। आपने व्हाट्सएप पे मैसेज देखे होंगे, आपस में करते हो तो 2 वे एनक्रिप्टेड होता है वो। ठीक है, डाटा उसका एनक्रिप्टेड होता है। तो डिक्रिप्शन पॉलिसीज को हर्ट कर रहे हैं, और हमारी सिक्योरिटी के लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो ये हमने दावा ठोक के 89 मोबाइल ऐप्स के लिए उनको क्या बोला है? इनको यूज मत करो। तो इंडियन आर्मी को दिया है, ठीक है, सर्कुलर। अभी हमने पढ़ा था, ये रहा आर्मी पर्सनल को, ध्यान से एक बार देखना, दिमाग में बैठ जाएगा। सेक्शन 69 बताया था मैंने, और ये भी पूछा जा सकता है आईटी एक्ट अगर उसमें है न्यूज में, तो ये कब था? 2000 में आया था आईटी एक्ट 2000 इसका नाम है। ओके, अब ये क्या करता है? डिक्रिप्शन अगर हो रही है इंफॉर्मेशन की, तो उसके ऊपर हम कैसे कर सकते हैं? 69A को
लागू कर सकते हैं किस किस चीज़ के लिए, हमारी सोवरेनिटी को खतरा है, हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, ये सब चीज़ें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन का जवाब देना। मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, तो इंडोनेशिया के साथ जो साइन किए हैं वो किसने किए हैं, मतलब हमारी तरफ से कौन थे हमारे डीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ क्लियर द स्टार्टअप पॉलिसी, नई स्टार्टअप पॉलिसी आई है भाई, किस स्टेट की पॉलिसी आई है, स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप आप जानते ही हो क्या होता है, आपको एक वन टाइम लोन दिया जाता है एकदम से, अगर आपकी अच्छी आप जब बना के देते हो उनको कोटेशन कि मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, ये मेरा प्लान है, अगर गवर्नमेंट को अच्छा लगा तो आपको क्या करेगी, उन्हें वैसे उसको बोलते हैं स्टार्टअप, ठीक है, जीरो से हीरो बनने का मौका। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टार्टअप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, प्रमोट करती है, ठीक है, स्टार्टअप पॉलिसी के तहत। लेकिन अब किसी स्टेट ने स्पेशल अपनी स्टार्टअप पॉलिसी निकाली है, तो ऑप्शन क्या है आपके पास, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब, ठीक है। तो यहाँ आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है, स्टार्टअप पॉलिसी अपनी बनाई है। तो कब आई है यूपी की स्टार्टअप पॉलिसी, यूपीपीएससी में पूछा जा सकता है, स्टार्टअप पॉलिसी 2020, ठीक है। चलिए देखिए योगी आदित्यनाथ ने किया। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इंडिया का बिगेस्ट स्टार्टअप इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर क्या होता है, अंडे सेने की मशीन होता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन इंक्यूबेटर मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो बिगेस्ट इंक्यूबेटर कहाँ मतलब बनेगा, ये लखनऊ को बनाने की घोषणा की है, अभी बनानी है बट न्यूज़ में चलेगा जब तक बनेगा, ठीक है। तो यूपीपीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा, यूपीपीएससीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्टार्टअप पॉलिसी कब आई, 2020 में, यूपी ने की है। नेक्स्ट चलते हैं। विच इंडियन कंट्री द भाषणचार आइलैंड, भाषणचार आइलैंड किस कंट्री में सिचुएटेड है, भाषणचार द्वीप कहाँ है, ये न्यूज़ में चल रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑप्शन आपके हैं इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश या पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है बांग्लादेश, ओके। ये भाषणचार द्वीप कहाँ है, बांग्लादेश में है, ओके। चलो बांग्लादेश के बारे में एक और देख लेते हैं, सहोजो जोधा, ये स्कीम थी किस चीज़ के लिए, जो हम प्लाज्मा डोनेट करते हैं कोविड-19 के पेशेंट, वो वहाँ पे शुरू की गई थी सहोजो जोधा के नाम से, हिंदी में इसका मतलब होता है सहयोग, ठीक है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी, 97 to 98% जो इसके एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के, चाइना ने क्या कर दिया, उनको टैक्स फ्री, इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं। बांग्लादेश के अंदर ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और ये है भाषणचार द्वीप। हुआ क्या है, यहाँ पे फंसे हुए हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स, ठीक है। कहाँ के हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स, कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है। रोहिंग्या मुस्लिम्स और बुद्धिज़्म, रोहिंग्या मुस्लिम्स थे और बुद्धिस्ट जो उस देश के थे, उन्होंने आपस में उनके क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ और इनका नरसंहार हुआ, और ये भाग के, जैसे इंडिया में भाग आए, बांग्लादेश में भाग आए, ऐसे हर जगह रिफ्यूजीज कैंप में ये रहते हैं। तो अब ये बताइए ये कौन से देश में रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर प्रताड़ना हुई थी। तो 300 रोहिंग्या रिफ्यूजी जो है ना वो यहाँ पे फंसे हुए हैं, ओके, उसमें बच्चे भी हैं 33। तो क्या है ये आइलैंड, कैसा है ये, सिल्ट आइलैंड है, ठीक है। सिल्ट होता है ना, सिल्ट जैसे क्ले होती है वैसे सिल्ट होता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी क्लास में वो डिटेल में करोगे आप, सोइल पढ़ोगे जब, ठीक है। तो ये यहाँ पे भाषणचार आइलैंड है, ध्यान से देखो। और इधर क्या है, इंडिया, और इंडिया का ये हिस्सा बांग्लादेश का क्या है, कोक्स बाजार, और यहाँ पे है रिफ्यूजी कैंप। और रिफ्यूजी कैंप को ये ह्यूमन राइट वॉच ने क्या बोला है कि भाई इस रिफ्यूजी कैंप पे ये जो भी शरणार्थी फंसे हुए हैं, रिफ्यूजीज फंसे हुए हैं, उनको यहाँ कोक्स बाजार के रिफ्यूजी कैंप में ले आया जाए और इनको रिहेबिलिटेट किया जाए थोड़े दिन के लिए। लेकिन बांग्लादेश ने क्या बहाना मारा है, कोविड-19 की वजह से ये जहाँ पे भी हैं हमने वहीं पे क्वारंटाइन कर दिया है। तो आज के बाद भूलोगे नहीं, भाषणचार जो आइलैंड है, भाषणचार जो द्वीप है, वो कहाँ पे है, वो बांग्लादेश में है, ओके, बांग्लादेश की टेरिटरी में आता है, ओके। ये क्या है, ह्यूमन राइट वॉच, इसका यूएसए में हेडक्वार्टर है और ये एक एनजीओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सिटी, किस शहर में आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने, आईआईटी एलुमनाई होते हैं जो वहाँ से पढ़ के गए हैं, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अब मैं जैसे पीयू से पढ़ के आया हूँ तो मैं पीयू का एलुमनाई हो गया, ठीक है, वहाँ की मेंबरशिप मिल जाती है।
तो आईआईटी एलुमनाई एक काउंसिल है, परिषद है, उन्होंने सेटअप कर रहे हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब कोविड-19 को देखते हुए। तो डायग्नोस्टिक लैब, डायग्नोसिस से समझ में आ रहा है टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग। तो इंडिया में बन रही है, तो कौन से शहर में बन रही है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी है दिल्ली, सी है बॉम्बे, डी है खड़गपुर। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है मुंबई, ठीक है। इसी आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने थोड़े दिन पहले कोविड बसें चलाई थी, ओके, कोविड टेस्ट बसें चलाई थी सबसे पहली, वो भी कहाँ चलाई थी? मुंबई, याद रखना मुंबई, ठीक है। और अभी भी इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, जो ये आईआईटी एलुमनाई ने क्या किया है, वर्ल्ड के सबसे बड़ा डायग्नोसिस सेंटर खोला है, कहाँ पे? मुंबई में, ओके, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन मालाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री हो गई, मैरीटाइम मतलब नेवी की, और तीसरी होती है अपनी एयरफोर्स की। एक्सरसाइजेज अलग अलग देश के साथ हमारी अलग अलग होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, मालाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज में एक और देश है जिसको हमने इनवाइट किया है कि आप भी ज्वाइन कीजिए। अभी ये 3 देशों की है, ट्राइलेटरल है, पहले ये जब बनी थी तो बाइलेटरल होती थी, ठीक है। इंडिया की और यूएस की होती थी, 1992 से शुरू हुई थी और ईयरली ये होती है। लेकिन इस बार जब 2015 में जुड़ा जापान, और अब कौन सा देश हम इनवाइट कर रहे हैं? ऑप्शन आपके पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया या ओमान, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ओमान के साथ हमारी कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को हमने इनवाइट किया है, उधर से चाइना, इनके ऊपर चाइना का ज़्यादा प्रेशर था कि आप इसको नहीं ज्वाइन करोगे, हर साल के लिए प्रेशर रहता था, लेकिन इस बार हमने इनवाइट किया है, ओके। इंडिया इग्नोर कर रहा है चाइनीज ऑब्जेक्शंस को और इनवाइट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को फॉर मालाबार नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये कौन है? सबको पता है, डोनाल्ड ट्रंप जी, ये हैं अपने नरेंद्र मोदी जी इंडिया की तरफ से। अच्छा जी, ये क्या है? ये कौन है? अपने स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन कहाँ के पीएम है? स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं हाल ही के, ठीक है। ये है जापानीज शिंजो एबे, शिंजो एबे, ओके, ठीक है। इंडिया, जापान और यूएस के बीच में ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती थी, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम? इनवाइट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। सबसे पहले हम देखते हैं एक बार, चलो इसके बारे में देख ही लेते हैं। एनुअल एक्सरसाइज है, मैंने बता दिया, और कभी ये अल्टरनेटिवली होती है, कभी इंडियन ओशियन में और फिर होती है पैसिफिक ओशियन में, मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में ये अल्टरनेटिवली होती है, एक बार वहाँ एक बार वहाँ। कब हुई थी? 92 में, मैंने बताया। द बाइलेटरल थी, क्यों? कौन कौन थे? इंडिया और यूएसए। अब कौन? 2015 में जापान जुड़ गया था। अब इंडिया और जापान की एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिफेंस फोर्सेज की अलग अलग हम बाइलेटरल एक्सरसाइज, जो सिर्फ इंडिया और जापान जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन सी हैं? जिमैक्स, ठीक है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। शिन्यू मैत्री, ठीक है, शिन्यू मैत्री किसके साथ करते हैं हम? जापान के साथ बाइलेटरल एक्सरसाइज है। और ये क्या है? धर्म गार्डियन, ठीक है। डिटेल में करेंगे, एक एक एक्सरसाइज को ट्रिक बना के करेंगे हम, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना, रिवाइज कर लेना। इंडिया और यूएसए के बीच में क्या है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? वो है युद्ध अभ्यास, ठीक है। ये भी न्यूज में बार बार चलती है, इंडिया यूएस की एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार ये रिवीजन के लिए था। ये कब बनी? 92 में, 15 में जापान जुड़ा था, ठीक है। अब ट्राइलेटरल है, देखो ये अब हो जाता है चारों देशों के बीच में, तो देखते हैं क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द वर्चुअल समिट, ठीक है। वर्चुअल तो होगी ही, ये तो कॉमन सेंस है, कोविड-19 की वजह से वर्चुअल समिट ही होगी, ठीक है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच कौन रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को? तो इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, जो हमारे क्या हैं? विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है, जो कि विदेश सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में, ठीक है। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। जो ये हमारी एक्सरसाइज है ये मार्च में होने वाली थी, लेकिन अभी कब हो रही है? 13 मार्च को शेड्यूल्ड थी ये, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया, और अब ये होगी 15 जुलाई को, यानी कि कल ये एक्सरसाइज होगी, सॉरी मीटिंग होगी। और ये कैसे होगी मीटिंग? ऑनलाइन होगी, वर्चुअल मीटिंग होगी,
ठीक है। और इंडिया के कल आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी जी इसको संबोधित करते हुए लाइव भी आएगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? पहले 28 होते थे। ब्रेक्सिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2020 का करंट अफेयर है। ब्रेक्सिट में जब ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया तो 27 देश रह गए, ठीक है। ओरिजिनली 1993 में डायरेक्ट है। यूरोपियन यूनियन कब बनी? 1993 में। हेडक्वार्टर कहाँ होते हैं? ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स में। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ब्रुसेल्स कहाँ पे है, ठीक है। अब ये दे रखे हैं कि कब कौन सा ज्वाइन हुआ, तो निकलने वाला है ये एक क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है ब्रेक्सिट, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। दूसरा लास्ट जिसने ज्वाइन किया था तो 2013 में क्रोशिया ने किया था, ठीक है। 2013 में क्रोशिया ने किया था। बना कब था? 1993। और 1952 में ये किसी और नाम से बना था, जैसे कि इसका नाम था आपका यूरोपियन कोल एंड, इनकी कुछ कोल के देश थे 6 देश, उन्होंने इसको शुरू किया था। नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? 1993 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। डायरेक्ट आएगा यूरोपियन यूनियन कब एस्टैब्लिश हुआ, इस नाम से कब हुआ था ये, वैसे भी 1993 में। अभी कितने देश हैं? 27 हैं जी, ठीक है। 28 थे, 1 जनवरी मतलब सॉरी 1 निकल गया जनवरी में, ठीक है, जनवरी 2020 में। कब निकला है? 31 जनवरी 2020। याद रखना इसको, ठीक है। अब 27 मेंबर है। ब्रुसेल्स हो गया, बताना कौन से देश में। अब चलते हैं व्हेन द मलाला डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलती है मलाला बार बार 2014 से, और उससे पहले जब इसके ऊपर अटैक हुआ था, एक लड़की है पाकिस्तान की जिसने क्या किया? गर्ल एजुकेशन, ठीक है। पाकिस्तान जो देश है ना, उसमें एक तालिबान इंसर्जेंट है। तालिबान कोई देश नहीं है, पाकिस्तान के अंदर एक इंसर्जेंट है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ हुर्रियत और ये होते हैं, तो ये क्या कहते हैं? ये है रिवाइवलिस्ट, वापस उसकी तरफ जाओ, आप वापस मोहम्मद पैगंबर की तरफ जाओ, और उसकी मतलब उसको इस तरह से इंटरफेयर कर रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे धर्म से कर रहे हैं और उसको वायलेंस को लेके साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो जो तालिबान है वो गर्ल एजुकेशन को नहीं पसंद करता, तो मलाला के ठीक माथे के बीचों बीच गोली लगी थी, उसके बाद भी वो बच गई थी, ठीक है। फिर उन्होंने गर्ल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। अभी वो लंदन में असाइलम में है, पॉलिटिकल असाइलम, ठीक है। तो मलाला दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन है 14 जुलाई। आज ही के दिन क्या मनाया जाता है? मलाला डे, ओके। जब होता क्या है? ओस्लो, ये है न्यूज़ 2014 की। 2014 में मलाला यूसुफजाई को क्या मिला था? मिला था नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज भी कौन सा? पीस प्राइज, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 2019 के जो नोबेल प्राइज विजेता हैं अलग अलग कैटेगरीज में। नोबेल पीस प्राइज मिला था किसके साथ? पाकिस्तान की मलाला यूसुफजाई को, और चाइल्ड राइट के लिए काम करने वाले कैलाश सत्यार्थी प्रकाश को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2014 का। फिर आ गया मलाला डे, कब मनाया जाता है? जुलाई 14 को मनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, आई एम मलाला। ये बुक मलाला यूसुफजाई ने लिखी थी, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, ठीक है। मलाला यूसुफजाई, जिसको शॉर्ट कर दिया था तालिबान ने, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन द भानु डे इज सेलिब्रेटेड, भानु दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। भानु जी कौन थे? भानु जी वो थे जिन्होंने नेपाली भाषा में, बहुत लिटरेचर के बहुत ही मतलब विद्वान थे नेपाली लिटरेचर के, उन्होंने रामायण पढ़ी और रामायण का अनुवाद कर दिया नेपाली भाषा में, ठीक है। सिक्किम ने अभी भी एमिड कोविड-95 दे सेलिब्रेटेड द डे भानु दिवस या भानु डे, ओके। कब होता है ये? 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई या 14 जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है 13 जुलाई को। इम्पोर्टेंट है, हिंदू धर्म से रिलेटेड, ठीक है। गवर्नमेंट आपको पता है, गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है हिस्ट्री पे, और हिस्ट्री में भी ज़्यादातर एंशियंट हिस्ट्री पे फोकस करती है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा रामायण का वर्जन, और रामायण भी न्यूज़ में थी कोविड-19 के टाइम पे, रामायण भी लोगों को दिखाई गई है। तो रामायण से संबंधित, क्योंकि इन्होंने नेपाली, और नेपाल भी न्यूज़ में है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नेपाली भाषा में क्या किया था इन्होंने? अनुवाद किया था भानु जी ने रामायण का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद रह जाएगा। आचार्य भानु भक्त थे, उनके साथ हेल्प किसने की थी? मोतीराम भट्ट ने। वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भानु डे पे ही पूछा जाएगा, ठीक है। रामायण नेपाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट की थी। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच कंट्री द हागिया सोफिया इज सिचुएटेड? हागिया सोफिया किस देश में स्थित है, जो कि हाल ही में खबरों में थी,
ठीक है। अब हागिया सोफिया क्या है? एक बिल्डिंग होती थी जो एंशियंट टाइम में बनी थी। कब बनी थी? 532 ईस्वी में। 532 ईस्वी में। इसको क्या बोल सकते हैं हम? छठी शताब्दी। ठीक है, शताब्दी आ गया तो छठी शताब्दी या 6th सेंचुरी कब बनी थी? 532 ईस्वी में। बहुत बड़ा चर्च था और वहाँ पे क्या था? किसने बनवाया था? बाइजेंटाइन एम्पायर ने। बाइजेंटाइन एम्पायर उस टाइम पे वहाँ था। अभी मैं एक बार बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया आपको कई बार। ठीक है, ये है इंडिया, ये है यूरोप, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप। ठीक है, और एशिया से ट्रेड होती थी। तो यहाँ पे एक जगह होती थी कस्तुनतुनिया। कस्तुनतुनिया, और कस्तुनतुनिया को ही बोलते थे कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो बाइजेंटाइन एम्पायर का यहाँ शासन था। तो ये है कहाँ? पहले तो ये आंसर दो। ए है टर्की, बी है पाकिस्तान, सी है ईरान, डी है इटली। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है टर्की। और तुर्की की एक राजधानी क्या कहलाती है? क्या नाम है उसका? इस तुर्की की जो राजधानी है कस्तुनतुनिया, वो अभी क्या कहलाती है? इस्तानबुल। ठीक है, इस्तानबुल अब वो कहलाती है। अब टर्की हो गया, टर्की ने इसको कब्जा लिया। उसी के बाद वास्को डी गामा और इन्होंने क्या किया था? सी रूट अपनाए थे। ठीक है, क्योंकि ये रास्ता तो बंद कर दिया था। और किन्होंने कर दिया था? बाइजेंटाइन एम्पायर को खत्म करके किन्होंने किया था? हमारे तुर्क। कौन से तुर्क? ओटोमन तुर्क। ओटोमन तुर्क। और ओटोमन तुर्कों ने कब किया था? 1453 ईस्वी में। और 1453 ईस्वी में ही क्या हुआ था? उसी वजह से क्या बोलते हैं, 1453 ईस्वी में ओटोमन तुर्कों ने इसको क्या बना दिया? एक मस्जिद बना दिया इसमें तोड़फोड़ करके। पहले ये चर्च थी। ठीक है, बनी कब थी? छठी शताब्दी 532। 1453 में क्या बन गई थी? मस्जिद बन गई थी। लेकिन 1934 में जब तुर्की को सेकुलर बनाने की कोशिश की गई, ठीक है, सेक्युलर बनाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ के जिन्होंने आज़ाद करवाया, और उन्होंने क्या किया? इसको सेक्युलर बनाने के चक्कर में इसको बना दिया म्यूजियम। सबसे पहले क्या थी? चर्च, फिर क्या बनी? मस्जिद बनी, फिर क्या बना? म्यूजियम। लेकिन न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति रेसेप ओर्टेगन ने क्या किया? इसको बना दिया दोबारा मस्जिद। हागिया सोफिया इनटू ए मॉस्क। और ये क्या है? जब ये 1934 में म्यूजियम बना था, 35 में इसको लोगों के लिए खोल दिया था। और ये इसके बाद धीरे धीरे क्या बन गई थी? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई थी। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई थी। लेकिन अब क्या किया? इसको दोबारा से इसको बनाया जा रहा है मॉस्क। ठीक है, मॉस्क बनाया जा रहा है। और क्या आपको पता ही है कि ये आप वहाँ की पॉलिटिक्स है, जो वोट जो गैदरर होते हैं, पॉलिटिशियन हमेशा क्या होते हैं? वोट मैक्सिमाइजर। उनको वोट चाहिए कैसे भी मैक्सिमाइज हो। तो इन्होंने क्या किया? ये बहुत बड़ा मुद्दा था, इन्होंने मॉस्क बना दिया और मुस्लिम्स की वोट लेने के लिए। अब क्रिश्चियंस में और तुर्की में आजकल ये सबसे बड़ा इशू चल रहा है। ठीक है, क्या है? टैयप एर्डोगन क्या है? वहाँ के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ये याद रखना। इस्तानबुल का पुराना नाम क्या है? कस्तुनतुनिया। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। और मुस्लिम प्रेयर भी उन्होंने ओपन कर दी है वहाँ पे एक मॉस्क के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को ने बोला ये यूनेस्को की कन्वेंशन के खिलाफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर्ड? कौन राइटर है या ऑथर है किसके? एक बुक है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। 1962 में इंडो चाइना में जो युद्ध हुआ था, माना जाता है एक महावीर नाम के क्या है, ऐसे सोल्जर हैं जो बहुत ही बुरी मतलब खतरनाक तरीके से लड़े थे। और आज भी उनके लिए क्या किया जाता है? वो न्यूज़ में आपने सुना होगा, आज भी उनके लिए खाना पानी दिया जाता है कि वो अभी भी इन सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने उनको देखा भी है। तो इसी पे एक बुक लिखी है किसी ने, तो उस बुक के राइटर का क्या नाम है? के श्री कुमार, रूपा श्री कुमार, या फिर दोनों ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं। ठीक है, तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है सी बोथ। ठीक है, के श्री कुमार और उनकी वाइफ ने मिलके एक बुक लिखी है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। ठीक है, ये अभी लॉन्च हुई है, पढ़ के देखना अगर टाइम है तो। ठीक है, महावीर द सोल्जर नेवर डाइड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नारायणी क्लासेस के साथ जुड़े रहे और अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी अभी धीरे धीरे। और अभी थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी चर्चा में हम हैं, सोच में कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए लॉन्च करें।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।